जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब तक कक्षा 7 जियोग्राफी के 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इसी क्रम में आज हमारा जो अगला चैप्टर है वो है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन और संचार। इसमें आपको बेसिक परिवहन के बारे में बताया जाएगा। परिवहन के जो अलग अलग हमारे जैसे जलमार्ग हो गया, सड़क मार्ग हो गया, वायु मार्ग हो गया, इनके बारे में बताया जाएगा। और साथ में जो रेल मार्ग है नया, उसके बारे में बताया जाएगा। आपको बस्तियों के प्रकार के बारे में बताया जाएगा। स्थायी बस्तियाँ, अस्थायी बस्तियाँ, और कौन से इलाकों में किस तरह की बस्तियाँ जलवायु परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, वो आपको समझाया जाएगा। और फिर अंत में आपको संचार क्रांति के बारे में, जो कि आधुनिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आज हम किसी भी समाचार को कुछ चंद सैकड़ों में ही एक स्थान से हज़ारों की दूरी पर भी पहुंचा सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसके बारे में यहाँ पर कम शब्दों में जानकारी दी गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हर चैप्टर के पहले आपको PDF रीड करके सुनाते हैं, फिर उसे लघु रूप में समझाने की कोशिश करते हैं, और अंत में आपको इसके MCQ और नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ताकि आपको एक ही क्लास में सारी चैप्टर के विषय वस्तु समझ में आ जाए। तो आज के चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर पर ध्यान केंद्रित रखिएगा, हर लाइन की विषय वस्तु को समझने की कोशिश कीजिएगा। शुरू करते हैं। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। आप जानते होंगे कि 20 लाख साल पहले क्या था। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक क्या था, हमारा पुरापाषाण काल था। यानी तब मानव खाद्य खट्ट था, वह सिर्फ पेट भरता था और उसके लिए और कुछ नहीं था। स्थायी निवास भी वह नहीं करता था, और बारिश आदि वगैरह के समय वो गुफाओं में रहता था। और फिर आप जानते हैं कि आप जान लीजिए मध्यपाषाण काल आया। तो ये मध्यपाषाण काल था, यह 12,000 साल से 10,000 साल पहले का था। और फिर जो हमारा उच्च पुरापाषाण काल था वो हमारा 10,000 साल पहले से शुरू हुआ था, जहाँ फिर आप उच्चतर मान लीजिए, मतलब कि लास्ट का जो काल था। ठीक है, तो यहीं बताया जा रहा है कि जो आरंभिक मानव था वो खाद्य अखेट की था, सिर्फ पेट भरता था। 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले मानव ने अपना स्थायी निवास करना शुरू किया, और फिर उसने आगे स्थायी बस्तियों के साथ साथ कृषि करना शुरू किया, और साथ में पालतू पशुओं को रखना भी शुरू किया। तो ये इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, प्रकृति के अनुकूल खुद को ढालने की कोशिश की। अब उसने बस्तियाँ कैसे बनाई। बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते थे। बस्तियों की परिभाषा है, प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। जहाँ पर मानव के अनुकूल परिस्थितियाँ होगी, मानवीय निवास वहीं होगा। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील, हवांगी नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? तो आप समझ गए होंगे। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से 4700 साल पहले, यानी 2700 ईसा पूर्व की थी। तो ये क्या था भी, वो स्थायी निवास एक जगह रहने लगे थे, तो उनकी बस्तियां बन चुकी थी। ठीक है, आगे बस्तियां स्थायी एवं अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में ही रहते हैं। वे अखेट, संग्राहक, स्थानांतरण, कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है, इसलिए उनकी जो बस्तियाँ होती है वह अस्थायी होती है, क्योंकि वे ऋतु के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियाँ आज स्थायी बस्तियाँ हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। ठीक है, उनका अपना स्थायी निवास है। अब देख लीजिए, वे स्थान जहाँ भवन तथा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं कौन कौन सी होनी चाहिए? अनुकूल जलवायु होनी चाहिए। ठीक है,
जल की उपलब्धता होनी चाहिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है मानव के जीवन का। फिर उपयुक्त भूमि होनी चाहिए ताकि वह उबड़ उस पर अपना अनाज उगा सके अपने लिए, और भोजन भरपेट भोजन के लिए वह खाद्य जो फसलें हैं जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, इन फसलों को उगा सके। और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी में उपजाऊपन होना चाहिए। ठीक है, आगे है ऋतु प्रवास। देखो, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। तो ऋतु के अनुसार वह अपने निवास स्थान बदलते रहते हैं और उसे ऋतु प्रवास कहते हैं। तो अब जहाँ पर को कहानी दी गई है, मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मेरी की मां मिसेज थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे जहां नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाले बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकरी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे जहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सुविधाएं शहरों में होती हैं वह सुविधाएं गाँवों में नहीं होती हैं, और अक्सर जब अच्छी शिक्षा लेने के लिए उन्हें शहरों की ओर प्रस्थान करना पड़ता है, और नौकरी की खोज में भी उन्हें शहरों के प्रस्थान करना पड़ता है। जब कोई बीमार हो जाता है, कोई गहरी कोई बीमारी हो जाती है, तो फिर उन्हें ठीक होने के लिए भी शहरों की ओर प्रस्थान करना पड़ता है। इससे बहुत से लोगों को अपने गांव छोड़ने पड़ते हैं रोज़गार की तलाश में भी, और शहरों में गंदी बस्तियों में निवास करना पड़ता है। तो वो भी अपनी आजीविका के लिए मजबूर हैं, और शहरों का प्रशासन सही से नहीं हो रहा है। गंदी बस्तियाँ बहुत बड़े स्तर पर विकसित हो रही हैं, दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। तो इसके वजह से भी क्या होता है कि शहरों में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। तो गाँवों और शहरों दोनों की समस्या बताएगी, आगे है। ऊपर दिए गए समान से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ। गांव ग्रामीण बस्ती होती हैं जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती संगम या प्रकीर्ण हो सकती है। संगम बस्ती के घर पास बने होते हैं, ठीक है, यानी जो एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं। प्रकीर्ण बस्ती यानी ये क्या होती है, दूर दूर होती है। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले प्रदेश में पाई। तो ग्रामीण बस्तियों के दो प्रकार बता देंगे आपको, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफार्म अथवा स्लीट पर घर बनाए जाते हैं। तो देख लीजिए जैसे जहाँ बने हुए हैं, ठीक है, ऊपर करके। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं जिसकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि गाँवों में जो कच्चे मकान होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग जलवायु में वर्षा वाले क्षेत्र में वो प्लेटफार्म अथवा इस तरह के जो डायग्राम में दिखाए गए इस तरह के मकान बनाते हैं। और अधिक गर्म जलवायु में क्या करता है भी वो मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाते हैं, और उसकी जो छत होती है वो घास फूस की होती है, ठीक है। अब नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं।
नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गाँवों, नगरों, शहरों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर पहले आपको स्थायी और अस्थायी निवास बताया गया है बस्तियों का। फिर आपको शहरी और गाँवों की समस्या बताई गई है। फिर आपको गाँवों की बस्तियाँ बताई गई हैं, संगम बस्तियाँ बताई गई हैं, प्रकीर्णन बस्तियाँ बताई गई हैं, ठीक है। और फिर आपको जलवायु के अनुकूल वो अपने घर बनाते हैं, यह बताया गया, ठीक है। वर्षा क्षेत्रों में वो सिल्ट वाले घर बनाते हैं। और जो हमारी गर्म वायु होती है, जहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है, वहाँ पर वो मिट्टी की मोटी दीवारों वाले मकान बनाते हैं, ठीक है। और नगरीय बस्तियों में आपको पता है कि वो वहाँ पक्के मकान होते हैं, ठीक है। अब आपको बस्तियों का पता चल गया यहाँ तक आपको। आगे हमारा परिवहन। अब आपको परिवहन के बारे में बताया जा रहा है। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं, ठीक है। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। तो प्राचीन समय में मानव ने, आपको पता होगा कि सबसे जो पहला जो पालतू बनाया था जानवर, वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था, ठीक है। उसके बाद लोगों ने जो शाकाहारी जानवर थे, जो ज़्यादा हिंसक नहीं थे, उन जानवरों को उन्होंने पालतू बनाना शुरू किया और अपने उपयोग में लाना शुरू किया। उस समय क्या था, लोग पैदल चलते थे, ठीक है, पहले, एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया, ठीक है, गाड़ी बन चुकी थी। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी करते हैं, ठीक है। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊँट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लामा एक जानवर है, वहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है। लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। देख लीजिए भी, तिब्बत में याक का उपयोग होता है गाड़ी चलाने के लिए, जो बैलगाड़ी होती है, जैसे हमारे जहाँ बैल है। और एंडीज जो पर्वतमाला दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत है, ठीक है, वहाँ पर लामा का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या स्थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया, बहुत ही ज़्यादा तेज बना दिया पहले से। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा की बचत करते हैं, ठीक है। आगे है परिवहन के 4 मुख्य साधन है, ये आपको ध्यान रखना है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। क्या आप जानते हैं भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है, ठीक है, अभी भी हुआ। स्वर्ण चतुर्भुज जो महामार्ग है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। तो यह फैक्ट आपको ध्यान रखना आ गया है। अब आपको सड़क मार्ग के बारे में बताया गया। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़कें पक्की हो सकती हैं, कच्ची भी हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली जो है ना, हिमालय पर्वत याद रखना, हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। तो भारत के ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है, तो आप किसका नाम लोगे? मनाली लेह राजमार्ग, ठीक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सब वे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे हमारा भी रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया, ठीक है। अब डीजल और विद्युत इंजनों का उपयोग बहुत ज़्यादा तेजी हो रहा है, और वाष्प का उपयोग बहुत ही कम हो गया, होता ही नहीं लगभग। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है, ठीक है, बहुत फास्ट हो गया भाई। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, ठीक है। इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब आप पहाड़ी क्षेत्रों में भी बना सकते हैं रेल मार्ग।
लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है, अभी कम है, ठीक है। भारतीय रेल मार्गों का जाल बड़ी भांति विकसित है और यह एशिया में सबसे बड़ा है। तो भारतीय रेल मार्गों का जाल जो है जो एशिया में सबसे बड़ा है, आपको ध्यान रखना है। जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अभी ये देख लिए, रेल मार्ग है ये भी। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, फैक्ट है, ध्यान रखना। विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। देख लीजिए भी, ये हमारा व्लादिवोस्टोक जहाँ तक आता है, ये रेल मार्ग यहाँ से शुरू होकर ये सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है, ठीक है। और जैसे मॉस्को के जहाज के इशारे होते हुए पूरा रूस को पार करता है, प्रशांत महासागर के किनारे व्लादिवोस्टोक तक पहुँचता है, ठीक है। आगे अभी जल मार्ग। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी या बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग, ठीक है। नाम है, नदियों में झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं भी, जैसे कि हमारे भारत, अंतर्देशीय का मतलब देश के अंदर, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी, ये अंतर्देशीय जलमार्ग है, ठीक है। समुद्री महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक स्थान से एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं। एशिया में सिंगापुर अभी महत्वपूर्ण, मुंबई है, मुंबई। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क है, लॉस जे, और दक्षिण अमेरिका में रियो डी जनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं कैपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, ठीक है। तो ये क्या है, ये जलमार्ग महत्वपूर्ण पत्तन है जहाँ पर सामान दूसरे महाद्वीपों से लाकर दूसरे महाद्वीप तक पहुँचाया जाता है, या फिर एक बड़े देश से दूसरे देश तक पहुँचाया जाता है। तो उनके देश की जो मुख्य भूमि होती है वहाँ पर पत्तन बने हुए हैं, ठीक है। वह आपको नाम बताए गए यहाँ पर। आगे अभी वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित जो है परिवहन, 20वीं सदी के आरंभ में विकसित हुए, ठीक है। 1900 से शुरू है। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे त्वरित मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम या दुर्गम स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन देख लीजिए भी। दिल्ली हमारे भारत में दिल्ली है, मुंबई है। अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में हमारे न्यूयॉर्क है, अभी लंदन है, लंदन इधर ब्रिटेन में आ जाता है। पेरिस हमारा फ्रांस में है, फ्रैंकफर्ट और काहिरा है, ठीक है। अब आता है संचार। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है, ठीक है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। देख लीजिए भी, टेलीविज़न हो गया, हमारा रेडियो हो गया, समाचार पत्र हो गए, जो जनसंपर्क माध्यम कहलाते हैं। अब देख लीजिए भी, सैटेलाइट की भूमिका क्या है। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है, बहुत तीव्रता आई है। तेल की खोज के लिए वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। तो देख लीजिए सैटेलाइट का महत्व क्या है। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्यूलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इससे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है, ठीक है। अब हमें बहुत सी जानकारियाँ बहुत कम समय में ही प्राप्त हो जाती है, बहुत दूर दूर के क्षेत्रों की।
अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज, सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट भी आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बेहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, भी पहले जो एक दूसरे को सूचना प्रदान की जाती थी वो एक दूसरे से मिलकर, ठीक है। फिर बाद में चित्र में जैसे दिखाया है, ढोल जो राजा के होते थे, सैन्य वो होते थे जो सेवक, वो ढोल बजाकर राजा का जो संदेश होता था वह प्रजा में जाकर सुनाते थे। फिर कबूतर के रास्ते आदि भी संदेश पहुंचाए जाते थे। फिर भाई आगे जो डाक टिकट का सिस्टम आ गया, जो टिकट पहुंचाते थे, डाकिया आता था, ठीक है। और फिर आगे अखबार का सिस्टम आ गया। और फिर आगे जो है हमारे तीव्र संचार क्रांति हुई, अब सैटेलाइट का सिस्टम हो चुका है, टेलीविज़न, रेडियो, ठीक है, फ़ोन, लैपटॉप, ये बहुत कुछ हो चुका है अब, ठीक है। सिनेमा भी बहुत कुछ है अब तो बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिल जाती है, लेकिन इनका उपयोग अलग अलग होता है। जैसे सिनेमा का उपयोग मनोरंजन के लिए होता है, फ़ोन का उपयोग फ़ोन का उपयोग भी वैसे सभी क्षेत्र में हो रहा है वर्तमान में, सैटेलाइट का उपयोग भी विभिन्न क्षेत्र में हो रहा है। तो मिलजुल का मतलब कि अब जो सूचना है वो एक तरह की क्रांति में बदलेगी, सूचना क्रांति ही आ गई है, ठीक है। इस तरह जो हमारा आज का चैप्टर जो ख़त्म होता है। अब हम इसके नोट्स करते हैं, आपको देख लीजिए, जे पॉज करके देख लेना आप। जो महत्वपूर्ण आपको वायु मार्ग भी दिखाए गए हैं, जल मार्ग दिखाए गए हैं, प्रमुख समुद्री और हवाई पत्तन दिखाए गए हैं, ठीक है। जे डरबन है ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ है सिडनी है, काक जे दूसरे भारत में मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, दिल्ली है, ठीक है, अमृतसर भी है, कराची है। ये आप ध्यान से देख लेना पूरी करके। अब हम इसके नोट्स करते हैं, बेसिक जानकारी दी गई है इसमें। ये क्वेश्चन है, परिवहन के 4 प्रकार बताइए भी क्या क्या है। सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है, वायु मार्ग है। बस्ती से आप क्या समझते हैं? तो बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या है? तो कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन करते हैं। रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताइए। रेल मार्ग द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन संभव है। रेल मार्ग द्वारा भारी जो सामान है, कच्चा माल भारी मात्रा में खानों से औद्योगिक क्षेत्रों तक, जहां से तैयार माल बाजार तथा बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सकता है। आगे संचार से आप क्या समझते हैं? संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया। जनसंपर्क माध्यम क्या है? तो समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सही उत्तर का सही निशान लगाइए, तो इसमें देख लीजिए भी, ये तो नॉर्मल है, ये तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। निर्मित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो जो हमारा इंटरनेट है जो संचार का माध्यम है। जो हमारी नहर है जो है अंतर्देशीय जल मार्ग है। और जो हमारे नगरीय क्षेत्र हैं जो है क्षेत्र जहां लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। संगम बस्ती आपको पता है, आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र, ठीक है। आज विश्व सिमटता जा रहा है, क्यों? क्योंकि संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा विश्व भर में सूचना एवं परस्पर समीपता मिलती है। तो इसलिए जो क्या है भी, आज विश्व बहुत नज़दीक आ रहा है, ठीक है। महाद्वीपों में घटने वाली घटना दूसरे महाद्वीपों में चंद सैकड़ों में, जो चंद मिनटों में ही पता लग जाती है। तो अब हम इसके नोट्स कर। मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग रहने के लिए अपने घर बनाते हैं। वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव के चयन के लिए आदर्श प्राकृतिक दशाएं देख लीजिए। अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। आगे है, बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था तथा उपजाऊ भूमि भी थी। सिंधु, टिग्रिस, नील तथा हवांग ही नदियों के किनारे सभ्यताएं विकसित हुई, ठीक है, प्राचीन समय में। बस्तियां स्थायी एवं अस्थायी हो सकती हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे प्रदेशों तथा पर्वतों पर निवास करने वाले लोग अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे अखेट संग्रहण, स्थानकारी कृषि तथा ऋतु प्रवास करते हैं, ठीक है। गांवों में ग्रामीण बस्तियां होती हैं जहां के लोग ज़्यादातर प्राथमिक क्षेत्र में कार्यों में लगे होते हैं। ग्रामीण बस्तियां संगन या प्रकीर्ण हो सकती हैं। संगन का मतलब आसपास, प्रकीर्ण का मतलब दूर दूर। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाले छत बनाते हैं
और जो हमारे जिन स्थानों पर वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफार्म तथा सलिल्ट वाले घर बनाए जाते हैं। आगे हमारा परिवहन आता है। हमारे देश में सामान्यतः गधे, बैल, खच्चर तथा ऊँट का प्रयोग परिवहन के लिए किया जाता है। ये किताब में गलत लिखा हुआ है, जो दक्षिण अफ्रीका नहीं है, ये दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, तो मैं भी सोच रही थी भी एंडीज पर्वतमाला तो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, ये किताब में भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो जब सुधार लेना। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग होता है। ठीक है, लामा एक तरह का जानवर है। परिवहन के 4 मुख्य मार्ग हैं। सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है, वायु मार्ग है। सड़क मार्ग कम दूरी में उपयोग किया जाने वाला मार्ग पक्के होता है। इस सड़कें पक्की तथा कच्ची भी हो सकती हैं। ठीक है, आगे भूमिगत सड़कों को सबवे कहते हैं, या फिर ठीक है फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। नोट, स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को जोड़ता है। यह मार्ग झांसी में एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ठीक है, तो यह मार्ग झांसी में एक दूसरे को समकोण पर काटता है। ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अभी रेल मार्ग के द्वारा कम समय में लोगों का आवागमन तथा भारी सामान ढोने में मदद मिलती है। जयसिंह से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी जो है समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका उच्चतम बिंदु 5072 मीटर है। ठीक है, भारतीय रेलमार्ग एशिया में सबसे बड़ा रेलमार्ग है, ध्यान रखना। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व में सबसे लंबा रेलमार्ग है, जो पश्चिम रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। आगे है भी जलमार्ग। अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए जलमार्ग ही सबसे सस्ता मार्ग होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, भी अंतर्देशीय जलमार्ग होता है और समुद्री मार्ग होता है। नावें नदियों तथा झीलों का प्रयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में होता है। उदाहरण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक है और अफ्रीका में नील नदी है। ये अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। समुद्री एवं महासागरीय मार्ग का उपयोग व्यापारी माल एवं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में करते हैं। ठीक है, ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। तो पत्तन आपको बताए थे भी, जैसे हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पर्थ हो गया, डरबन हो गया। ठीक है, ये है भारत में। अब मान लीजिए मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है। ठीक है, ये स्थान हो गए। अब आगे है वायु मार्ग। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। ठीक है, वहां पर भी जय पहुंच सकता है। अब संचार, दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। तो इस तरह आज का हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आशा है आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। आप इस नोट्स को कॉपी पर उतार लें ताकि आपको इस चैप्टर के विषय वस्तु समझ में आ जाए। हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें ही होती हैं, उसमें फालतू की कोई चीज़ नहीं होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ ही होती है। इस तरह आप इनका उपयोग हर जैसे जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इस तरह के आपको करना भी, हर चीज़ के आपको नोट्स बनाने हैं, लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको समझ विकसित हो सके। क्योंकि साथ में तो दिमाग जाएगा, जब एग्ज़ाम में आप जाओगे नोट्स तो नहीं जाएंगे ना, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखें ताकि आपके दिमाग में बैठ सके। तो इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।